हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो थी पार्ट वन, जिसमें हमने दो कॉन्टिनेंट डिस्कस किए थे, एशिया और अफ्रीका। तो आज की वीडियो में जो बाकी कॉन्टिनेंट्स बचे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो पे आना है। सीधा डायरेक्टली जंप मत करना सेकंड वीडियो पे, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लगेंगी, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए क्या नहीं। वो सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में मेंशन है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बाद। नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्रीज आपको 23 कंट्रीज मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये कनाडा दिख रहा है आपको। ये कनाडा जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद अगर मैं स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, इस एरिया वाला, ये वाली लोकेशन है, इन्हें कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं। तो कैरिबियन कंट्रीज में ही आपको सेंट किटीज और एंड नेविस मिलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री रहेगी नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप और चीज़ देखें, यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। और सेंट किटीज और नेविस जो मैंने अभी बताया, जो कैरिबियन कंट्री है, वो सबसे लीस्ट पॉपुलस कंट्री है। बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स है वहाँ पे। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे माउंट मैकिनली रहेगा। माउंट मैकिनली सबसे ऊंचा पहाड़ है नॉर्थ अमेरिका का। ये बेसिकली आपको अलास्का में मिलेगा, और अलास्का जो है वो यूएस का ही पार्ट है। ये यूएस है, ये भी यूएस है। ये पहले अलास्का रशिया का पार्ट हुआ करता था, बाद में इसे रशिया ने सोल्ड ऑफ कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। रशिया या सोवियत यूनियन कहना सही रहेगा। लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डेथ वैली। जो डेथ वैली है वो लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में आपको 5 टाइम जोन्स मिलेंगे। मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। जैसे 5 टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे। मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है। बट हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे डिमांड उठती रहती है कि हमारे देश में 2 टाइम जोन होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जो इंडिया में अगर मैं सूरज उगता है, वो सुबह रफली 5 या 5:30 बजे दिखेगा आपको, डोंग अरुणाचल प्रदेश में। बट 2 घंटे के बाद आपको सूरज दिखेगा गुजरात वाले इलाके में। तो जिससे दोनों एरियाज में टाइम डिफरेंस हो जाता है। बट इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है। पर अगर हम यूएस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 5 टाइम जोन्स मिलेंगे। अब जल्दी से कुछ कंट्रीज के देख लेते हैं। तो टॉप में देखोगे तो यहाँ पे कनाडा दिख रहा है, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स, और ये मैक्सिको। और यहाँ पे जिन्हें हम साउथ, आप ये कह लो कि यहाँ पे अमेरिका के साउथ में आपको कुछ कंट्रीज मिलेंगी, जैसे ग्वाटेमाला, बेलीज, हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा पनामा, क्यूबा, बहामास, डोमिनिका, हयाती, यहाँ पे जमाइका। और यहाँ पे कुछ आपको और कंट्रीज मिलेगी जिन्हें कैरिबियन आइलैंड्स भी कह सकते हो, कैरिबियन कंट्रीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आपको पनामा सिटी दिख रही होगी, पनामा सिटी। यहीं पे एक आपको यहाँ पे स्ट्रेट दिखेगी, या कैनाल भी कहते हैं इसे, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या करती है कि अगर आप अटलांटिक ओशन में हो तो आपको पैसिफिक ओशन में जाना है, तो आप इस कैनाल का इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ मूव कर जाओगे। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, पनामा कैनाल। अब बात करते हैं बैरिंग स्ट्रेट की। बैरिंग स्ट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको बैरिंग स्ट्रेट। क्या है बैरिंग स्ट्रेट? ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को हम लोग डेट लाइन भी कहते हैं। डेट लाइन है ये जिगजैग जो है, ये 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से निकलती है। ये वाला पोर्शन रशिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो डेट लाइन है, ये दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है। इस तरफ आपको एशिया दिखेगा, और इस तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या सेपरेट कर रहा है, तो आंसर डेट लाइन सेपरेट कर रहा है। 180 डिग्री से डेट लाइन जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि डेट लाइन किस समुंदर को क्रॉस करता है, तो आंसर रहेगा बैरिंग सी। तो यहाँ पे आपको बैरिंग सी दिखेगा, ये वाला इसको बैरिंग सी है। तो अगर स्टेट पूछी जाए कि एशिया और या फिर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आपको कौन सी स्टेट दिखती है, तो आंसर है बैरिंग स्टेट। और बैरिंग स्टेट किसको कट कर रही है? बैरिंग सी को कट कर रही है। या फिर डेट लाइन किसको कट कर रही है? ये बैरिंग सी कट कर रही है। और डेट लाइन जो है ये जिगजैग फॉर्मेट में है। डेट लाइन जो है वो इस तरह से हमने ड्रॉन की हुई है। ये टेढ़ी फेढ़ी या जिगजैग इसलिए ड्रॉन की गई है ताकि ये किसी भी कंट्री के ऊपर से पास ना करे। ज़्यादातर ये समुंदर में ही पास कर रही है, क्योंकि अगर किसी कंट्री के ऊपर से डेट लाइन क्रॉस करेगी तो वहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएंगी, सॉरी 2 डेट्स हो जाएंगी, जिससे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो दैट्स द रीज़न जोग्राफर्स ने पूरी कोशिश की है कि ये जो डेट लाइन है
ये समुद्र से ही क्रॉस की जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं हमें, माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यह है रॉकीज, ये रॉकीज माउंटेन है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलांशियन माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको सीरिया मैड्रा माउंटेन देखने के मिलेंगे। यहाँ पे सीरिया नेवाडा माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे अलास्कन रेंज भी है, यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन मिलेंगे आपको। ये सारे माउंटेन रेंजेस जो हैं, कुछ कनाडा में और कुछ अमेरिका की जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है वहाँ पे स्प्रेडेड है। यहाँ पे कैस्केड माउंटेन्स भी है, काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, कैस्केड माउंटेन्स भी रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात बताना बड़ा जरूरी है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ओल्ड फेथफुल करके एक नेचुरल गीजर मिलेगा आपको, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अपने आप में फर्स्ट नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड। तो पहली चीज ये याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको यहाँ पे गीजर मिलेगा, ये देखिए, ये जो चीज है ये गीजर है। अब गीजर क्या होता है, धरती के अंदर हीट काफी है, तो उस हीट की वजह से क्या होता है, जो भी पानी है धरती के अंदर वो स्टीम बन के बाहर आता है। जब भी क्रस्ट में एक होल हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अगर क्रस्ट में होल हो जाए तो नीचे मैग्मा की वजह से, यहाँ पे मैग्मा की वजह से हीट जनरेट होती है। तो हीट की वजह से जो वाटर है वो प्रेशर के साथ एक ब्लास्ट होता है और बहुत सारा पानी बाहर आता है। एक साउंड भी होती है, ब्लास्ट सा होता है, इसे हम गीजर्स कहते हैं। धरती के अंदर से पानी निकलेगा स्टीम के साथ, एक साउंड भी होगी। कभी अगर मैं ओल्ड फेथफुल की बात करता हूँ तो 90 मिनट्स के बाद ये जो वाटर है बाहर आता है, गर्म पानी बाहर आएगा, इसे कहते हैं हम गीजर्स। तो ये भी थोड़ा याद रखिए, इसका नाम है ओल्ड फेथफुल, येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्स की। तो हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स हैं जो आपको स्प्रेडेड मिलेंगी कनाडा में भी। ये जो लेक्स हैं कनाडा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है और यूएस के साथ भी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेक सुपीरियर देखने को मिलेगी, लेक हुरान है, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो और लेक एरिक। ये आपको सब के सब लेक्स मिलेंगे यहाँ पे। अब मैंने नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी लेक्स हैं वो मैंने सारी यहाँ पे उनका नाम दे दिया है आपको, तो इनको बस आपने रीड आउट करना है। क्योंकि कुछ लेक्स ऐसी हैं जो यूएस के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही हैं, कुछ कनाडा के साथ भी। तो मेक श्योर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूएस में जा रही है और कौन सी कनाडा, या फिर किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं द ग्रेट साल्ट लेक। ये बिटवीन द रॉकीज एंड द सीरिया नेवाडा के बीच में है। इसमें साल्ट कंटेंट काफी रहेगा। अब लेक एरी की बात करते हैं, ये एंटोरियो जो कनाडा वाला इलाका है, मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, यूएस वाले इलाके में आपको ये देखने को मिलेगी। लेक हुरान अंटोरियो में है, कनाडा में, और मिशिगन यूएस के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये यहाँ पे ये मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक हुरान, लेक विनीपेग, लेक यहाँ पे सुपीरियर, ये सारी लेक्स आपको यहाँ मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप मैप को रीड करिए प्रॉपरली ताकि आपको आइडिया हो कौन सी लेक कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की, जिसका नाम है साउथ अमेरिका। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करता हूँ, साउथ अमेरिका एक ट्रायंगुलर शेप कॉन्टिनेंट है। इसका जो साइज है वो 2/3 साइज ऑफ द अफ्रीका है, और नियर अबाउट 6 टाइम अगर हम बात करते हैं इंडिया का, अगर मैं साइज से कंपेयर करता हूँ तो इंडिया का 6 गुना साइज साउथ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। साउथ अमेरिका के कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे कंट्रीज मैंने 13+1 लिखा है। इस पे मेन लैंड, ये जो पूरा ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका वाला, सॉरी साउथ अमेरिका वाला, इसमें आपको टोटल 13 कंट्रीज मिलेंगी। बट यहाँ पे इस मेनलैंड के थोड़ी सी दूर जाके आपको यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स मिलेंगे। ये भी इसी का ही पार्ट है, बट ये कंट्रोल कौन करता है, इसे यूके कंट्रोल करता है। तो इसलिए दैट्स द रीजन 13 मेनलैंड कंट्रीज हैं और एक यहाँ पे साइड में आइलैंड मिलेगा। तो इन टोटल को ऐड करोगे तो 14 कंट्रीज मिलेंगे आपको। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करता हूँ, साउथ अमेरिका फेमस है अपने आप में रेन फॉरेस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगी। ये वाला इलाका जो है ये रेन फॉरेस्ट वाला है, यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। मोस्टली जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एरिया है वो ब्राजील में 50% ऑफ द लैंड एरिया इसने कवर कर रखा है। और साथ में यहाँ पे 40% जो आपकी ऑक्सीजन है, 40% जो ऑक्सीजन है हमारी, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही आती है। तो अपने आप में बड़ी डेंस फॉरेस्ट है ये। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंट्रीज की, तो सबसे बड़ी कंट्री की बात करते हैं तो ब्राजील है। अगर सबसे छोटी कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये कंट्री मिलेगी सूरीनाम, ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। अब बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट है अकानगुआ। अकानगुआ माउंटेन जो है आपको अर्जेंटीना मिलेगा, ये हाईएस्ट माउंटेन है
यहाँ पे इस मैप में देखो तो ये रहा अकानगुआ। अकानगुआ इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका। अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वेल्स पेनिनसुला, वो लोएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका में। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपको अर्जेंटीना में ही मिलेंगे। अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं। जब मैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात करता हूँ तो लैंडलॉक का मतलब हुआ कि वो कंट्रीज जिनके साथ समुद्र टच नहीं करता। वो कंट्री जिनके साथ समुद्र टच नहीं करता, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी पैराग्वे। पैराग्वे और ये है बोलिविया। ये दो कंट्री से समुद्र टच नहीं कर रहा, दैट इज लैंड लॉक कंट्री है। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका देखा था। तो नॉर्थ अमेरिका में मैंने एक चीज मिस कर दी। नॉर्थ अमेरिका अपने आप में ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी कंट्री लैंड लॉक नहीं है। दैट मीन्स हर कंट्री के साथ वाटर शेयर हो रहा है, मतलब समुद्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा नॉर्थ अमेरिका के बारे में याद रखना। अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की जो हमें साउथ अमेरिका में मिलेंगी। अब दुनिया के सबसे लंबे पहाड़, दुनिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट पहाड़ है, नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर जो आपको पहाड़ है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। तो साउथ अमेरिका में जो पहाड़ मिल रहे हैं, जो सबसे लंबे पहाड़ में गिनती में आते हैं, उनका नाम है एंडीज। एंडीज सबसे लेंथ वाइज सबसे लंबे पहाड़ है। अगर मैं हाईएस्ट की बात करता हूँ तो ये सेकंड नंबर के हाईएस्ट पहाड़ है। फर्स्ट नंबर के हमारे हिमालयास है। हिमालय सबसे ऊंचे पहाड़ है। सेकंड नंबर पर आपको एंडीज वाली रेंज दिख जाएगी। जो एंडीज रेंज है, ये काफी कंट्रीज में फैला हुआ है। ये नहीं कि आप उसे अर्जेंटीना और चिली में ही दिखेंगे। ये थ्रू आउट अगर आप देखोगे तो ये 7 कंट्रीज से पास होते हैं, जिसमें आपको नॉर्थ में वेनेजुला दिखेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंडीज माउंटेन है वो किस किस कंट्री से पास करते हैं। तो ये कंट्रीज को देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो हमने अभी चेक किया था हाईएस्ट माउंटेन। अगर मैं हाईएस्ट माउंटेन की बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, वो अकानगुआ है। वो अकानगुआ है। और अकानगुआ क्या है चीज़ है? अकानगुआ बेसिकली एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जो कि अर्जेंटीना में मिलेगा। और साथ में आपको साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो मिलेगा। उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये भी अर्जेंटीना में मिलेगा। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका डेजर्ट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो अफ्रीका साउथ अमेरिका में आपको कुछ डेजर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको डेजर्ट दिखेगा, पैटागोनिया डेजर्ट। ये पैटागोनिया डेजर्ट जो है, ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। हमें ना ज़्यादातर कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेजर्ट कहाँ पर लाइक करता है, तो यहाँ पैटागोनिया आ गया। उसके बाद बात करते हैं एटाकामा डेजर्ट की। ये रहा एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट को चिली में मिलेगा। और ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे सूखा इलाका है। यहाँ पे 2015 में ज्यादा कम, अगर बारिश की बात करता हूँ तो 15 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे कम बारिश होती है। काफी ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, काफी सूखा इलाका है। यहाँ पे सर्वाइव करना अपने आप में एक टास्क रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे मोंटे डेजर्ट भी रहेगा। ये भी अर्जेंटीना में मिलेगा। स्मॉलर डेजर्ट है पैटागोनिया के ऊपर। लोकेशन याद रखिएगा ये वाली। उसके बाद आपको सकुरा डेजर्ट मिलेगा यहाँ पे, इस तरफ है सकुरा डेजर्ट। ठीक है, तो हमने डेजर्ट्स के बारे में भी एक आइडिया ले लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल की। तो दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम है एंजल फॉल। तो एंजल फॉल आपको वेनेजुला में मिलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाए किस रिवर के ऊपर है, तो रिवर का नाम है कैरोनी। अब कुछ लेक्स की बात कर लेते हैं, कुछ लेक्स और आइलैंड्स की। यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको लेक मैरिकाबो मिलेगी। मैरिकाबो जो लेक है वेनेजुला में है। ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। इस लेक से काफी आपको ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, ऑयल निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं लेक टिटिकाका की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेक टिटिकाका जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। नेविगेबल लेक का मतलब हुआ कि एक तो हाईएस्ट पे ऊंचाई पर है, और दूसरा वहां पे हम अपनी शिप्स को वहां पे मूव वगैरह करा सकते हैं। तो ये बोलेविया और पेरू के बीच में मिलेगी आपको लेक टिटिकाका। अब लेक पोपो की बात करते हैं, ये आपको बोलेविया में मिलेगी। अब बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड्स की। गैलापागोस आइलैंड्स बेसिकली फेमस है यूनिक स्पीशीज के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए गैलापागोस आइलैंड्स किसके कंट्रोल में है, तो आंसर रहेगा यह है इक्वाडोर के कंट्रोल में। ये रहा इक्वाडोर। इक्वाडोर की यहाँ पे देखोगे तो ये गैलापागोस आइलैंड्स है। ये यूनिक वैरायटी के लिए फेमस है। यहाँ पे यूनिक वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलती है यहाँ पे। अब बात करते हैं लिथियम की। ये रहा लिथियम। लिथियम लिथियम एक किस्म का मेटल होता है जिसे हम यूज करते हैं बैटरीज बनाने के लिए। हमारी जो मोबाइल फोन की बैटरीज या लैपटॉप की बैटरीज हैं, वो लिथियम आयन से बनी होती है। तो लिथियम का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं।
अब दुनिया में अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम रिज़र्व्स कहाँ मिलते हैं? तो लिथियम रिज़र्व्स मिलेंगे बोलिविया में। उसके बाद लिथियम आपको चिली में मिल रहे हैं, अर्जेंटीना में मिल रहे हैं। तो इसे हम इन तीनों एरियाज़ को मिला के हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल। अब लिथियम जो है बेसिकली आपको मिलता है साल्ट फ्लैट्स में। वो एरिया जहाँ पे किसी टाइम पे लेक्स होती थी, अब लेक्स तो ड्राई हो चुकी हैं पर वहाँ पे साल्ट काफ़ी है, तो उन्हें साल्ट फ्लैट्स कहते हैं। तो साल्ट फ्लैट्स वाले इलाके में ही आपको लिथियम मिलता है, खासकर यहाँ पे मैं अगर साउथ अमेरिका की बात करता हूँ। तो ये कुछ एरियाज हैं। सलार डी यूनानी, ये बोलिविया में है। और सलार डी एटाकामा, सलार डी एरिज़ारो, जहाँ पे आपको नियर अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड के जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो मिलेंगे। ये थोड़ा याद रखना। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोलिविया और अर्जेंटीना और चिली से रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ टाई अप किया है मोर ओवर, कि हमें अपने एरिया में लिथियम रिजर्व्स निकालने दीजिए। तो अगर इंडिया वहाँ से लिथियम रिजर्व्स निकाल पाएगा सक्सेसफुली, अगर हमें वहाँ पे लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं, तो उसे हम इंडिया में प्रोसेस करके हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे है बैटरीज के लिए। तो जब हमारे पास अपना लिथियम होगा तो हम खुद ही अपनी बैटरीज बना पाएंगे, तो जिससे हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो अभी आपने ये भी सुना होगा कि रिसेंटली इंडिया में भी दो इलाके में हमने देखा, दो एरियाज में देखा कि हमारे लिथियम रिजर्व्स हमें मिले हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में रियासी एरिया है, और दूसरा आपको राजस्थान में मिलेगा। अब हम बात करते हैं अमेजोन रिवर की। जो अमेजोन रिवर है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, इट इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर मैं लेंथ वाइज बात करता हूँ तो सेकंड नंबर पे है नाइल रिवर के बाद। तो यहाँ पे ये रही अमेजोन रिवर। अगर आपसे पूछा जाए अमेजोन रिवर ड्रेन कहाँ होती है, फिर ड्रेन या फिर माउथ ऑफ द अमेजोन रिवर क्या मतलब, ये रिवर गिरती कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जिसका फिफ्थ नंबर का जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये यूरोप से बड़ा है और ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली आप इससे कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हो। ये कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि ये जो अंटार्कटिका का इलाका है ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। हाँ, जहाँ यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन या फिर अपनी ऑब्जर्वेटरी जो लैब्स हैं उनमें रहते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, पीक्स मिलेंगे, रिफ्ट वैलीज मिलेंगी, वॉल्केनोस मिलेंगे अंटार्कटिका में। अगर मैं अंटार्कटिका की बात करता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो विंसन मैसिव है, और अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो डेनमन ग्लेशियर मिलेगा आपको। अब अंटार्कटिका, जैसे मैंने बताया कि अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा डेजर्ट है। अगर मैं हॉटेस्ट डेजर्ट की बात करूँ तो सहारा है, और कोल्ड डेजर्ट की बात करते तो अंटार्कटिका रहेगा। अंटार्कटिका बहुत बड़ा इलाका है, कोई यहाँ पे कंट्री नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज को लगे कि हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब हम अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंटार्कटिका पे कर सकते हैं, हम अपने कूड़े को, हम अपने गार्बेज को यहाँ पे डंप कर सकते हैं, क्योंकि रहता तो नहीं है। कंट्रीज, आपको पता है कोई भी कंट्री कुछ भी डंप कर सकती है, अपने जो मिलिट्री चीजें हैं जैसे कि अपने वेपन सिस्टम हो गए वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ऐसा ना हो, कोई भी अंटार्कटिका को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए एक ट्रीटी की गई थी और उस ट्रीटी का नाम है अंटार्कटिका ट्रीटी। तो ये भी चीज़ ने, अंटार्कटिका ट्रीटी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1959 में। तो अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या कहा गया है कि हमें अंटार्कटिका का इस्तेमाल पीसफुल यूज़ के लिए करना है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ या फिर कोई मिलिट्री बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने वेपन्स की टेस्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी नहीं करना है। समटाइम्स आप देखोगे ना, जैसे इंडिया में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, वो हमने अपने डेजर्ट में किया था, पोखरण राजस्थान में। उसी तरीके से कुछ कंट्रीज अपनी कंट्रीज में ना एक्सप्लोजन करके, टेस्टिंग ना करके अंटार्कटिका पे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। बट नहीं, अंटार्कटिका ट्रीटी में ये सारी चीज़ें बैन की गई कि आप यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, अपने रेडियो एक्टिव वेस्ट को यहाँ पे डिकम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पे डिस्पोज नहीं करना, कोई भी यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा, और यहाँ पे कोई भी वेपन की टेस्टिंग नहीं होगी। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो इस बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो अंटार्कटिका है ये नियर अबाउट 3 महीने, एक साल में 3 महीने एक टोटली डार्क मोड में रहता है। डार्क मोड का मतलब है यहाँ पे 3 महीने अंधेरा रहेगा, रात रहेगी, और दिन चढ़ता ही नहीं, सूरज दिन नहीं चढ़ता 3 महीने।
और उस टाइम पे हमें यहाँ पे बड़ी अमेजिंग लाइट्स देखने को मिलती है। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिंक कलर की लाइट दिख रही है, ये तो भी पिंक कलर की है, येलो भी है हल्की हल्की, ऐसी ग्रीन लाइट्स भी होती हैं यहाँ पे। इन लाइट्स को हम लोग कहते हैं अरोरास, इन्हें अरोरास कहते हैं। देखो अगर मैं धरती की बात करता हूँ, ये हमारी अर्थ है, तो ये जो लाइट है अरोरास, ये आपको दो ही जगह दिखती है, एक तो आपको नॉर्थ पोल में दिखेगी और दूसरा आपको दिखेगी साउथ पोल में। ये दो ही जगह दिखती है लाइट, इन्हें अरोरास कहते हैं। अगर आपको नॉर्थ पोल वाली जगह में दिखेगा, जैसे कि नॉर्वे अलास्का में दिखेगी, तो उसे नॉर्दर्न लाइट कहते हैं, तो वहां पे इसका नाम रहेगा नॉर्दर्न, वहां पे इसे नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। तो अगर आपको ये साउथ में दिखेगी ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में या फिर अंटार्कटिका में, तो इसका नाम रहता है, इसे ऑस्ट्रेलियन बोरियोलिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये जो अरोरास है, ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि ये लाइट्स क्यों बन रही है, तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू द सोलर फ्लेयर्स। जो सोलर फ्लेयर्स, जब सन में तूफान आता है, जब सन की जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सन के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आइनोस्फेयर में एंटर करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हमारी गैसेस के साथ रिएक्शन होती है। तो जब गैसेस के साथ रिएक्शन होगी, तब ये लाइट प्रोड्यूस होती है, तो जिन्हें हमें ऑरोरास कहते हैं या फिर नॉर्दर्न बोरियोलिस या नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। ये हर जगह नहीं देखने को मिलते। अगर आपसे एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, तो आपका आंसर रहेगा ये हमें आइनोस्फेयर में दिखेंगे। ठीक है, आइनोस्फेयर हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। यूरोप जो है वो सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट है। मैं अगर मैं सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया है, और उससे कम छोटा जो है वो यूरोप रहेगा। यूरोप में आपको रफली 54 कंट्रीज मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो माउंट एल्ब्रस मिलेगा आपको रशिया में, और लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो रहेगा कैस्पियन सी। और ये आपके सामने मैप है यूरोप का। तो इसमें कंट्रीज आप देखिए, यहाँ पर रशिया दिख रहा है, स्वीडन है, फिनलैंड, नॉर्वे, ऐसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, या हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। नियर अबाउट 44 कंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर मैं बात करता हूँ यूरोप के बारे में, तो यूरोप के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक लाइन जा रही है, रेड कलर की लाइन है। इस लाइन को प्राइम मेरिडियन कहता है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसे इसे टाइम लाइन भी कहते हैं, इसे टाइम लाइन भी कहते हैं, इसे टाइम लाइन भी। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? 0 डिग्री से। आपने इसे जीएमटी भी सुना होगा, इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। तो ये जो जीएमटी लाइन है, यूरोप से पास करती है। ये जो जीएमटी लाइन है, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या टाइम लाइन कहते हैं, टाइम लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमें जब टाइम निकालना है, जैसे इंडिया में मान लो अभी हम इंडिया में हैं, तो मुझे यूएस का टाइम निकालना है, तो यूएस में कितना टाइम होगा, तो उसके लिए मुझे रेफरेंस चाहिए होगा। तो जो रेफरेंस टाइम है वो हम जीएमटी से मेजर करते हैं। तो जीएमटी पे यहाँ पे 12 बजे टाइम हम लोग यहाँ पे रखते हैं, रेफरेंस टाइम है। तो इसके थ्रू हम बाकी कंट्रीज का टाइम निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो जीएमटी है या फिर प्राइम मेरिडियन है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो आंसर है 0 डिग्री। ये लॉन्जिट्यूड है बेसिकली। तो और ये किस किस कंट्री से पास करता है, उन कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, इन कंट्री से पास करता है। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर से नॉर्थ पोल, ये वाली जो लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये जो लाइन है इक्वेटर है। इक्वेटर 0 डिग्री से निकलता है। इक्वेटर बेसिकली वो लाइन होती है कि जो धरती को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ बन गया, नीचे वाला साउथ। अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर वाली लाइन प्राइम मेरिडियन को काट रही है इस जगह पे। जिस जगह पे इसे काट रही है, मतलब कि दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपस में मिल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स मिल रहे हैं, या फिर आप बोलो कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर वाली लाइन दोनों जो है कट कर रही है दूसरे को, इस वाली पॉइंट को हम लोग कहते हैं नल पॉइंट। इसे नल पॉइंट भी कहा गया, या फिर नल आइलैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नल पॉइंट है ये किस कंट्री के पास है, तो यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है गिनी। ये रहा गिनी, अफ्रीका में एक देश है, तो उसके पास आपको गिनी, जिसे नल आइलैंड कहा गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया ले लेना आप। अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। यूरोप में हमें काफी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यूराल माउंटेन्स। ये वाला जो पोर्शन है आपको ये दिख रहा होगा, यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स बेसिकली वो माउंटेन्स हैं जो यूरोप को और एशिया को सेपरेट कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखोगे, तो यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा होगा, यहाँ पे एशिया। तो ये यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं, एशिया को यूरोप से सेपरेट कर रहे हैं। अब और माउंटेन्स रेंजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अल्प्स देखने को मिलेंगे, अल्प्स माउंटेन है। तो ये रहे अल्प्स।
अपने फ्रांस वाले इलाके में देखेंगे अल्प्स माउंटेन, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्लोवानिया इन कंट्री से पास करते हैं। प्रेनिस की बात करते हैं तो ये रहे प्रेनिस, ये प्रेनिस ये माउंटेन्स है। प्रेनिस माउंटेन जो है ये ऊपर की तरफ देखोगे नॉर्थ में, यहाँ पे फ्रांस और स्पेन है। जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से माउंटेन रेंजेस है जो फ्रांस को स्पेन से सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेनिस माउंटेन्स रहेंगे, ये सेपरेट कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे एपनीस माउंटेन दिखेंगे इटली वाली जगह पे। फिर आपको यहाँ पे कैप्थेनियस माउंटेन्स मिलेंगे, कॉक्सस माउंटेन मिलेंगे आपको यहाँ पे। कॉक्सस माउंटेन जो है वो रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया इलाके में है। ये भी इस साइड वाला एरिया एशिया है, और ये वाला इलाका यूरोप है। वो जो मैंने पहले बताया था कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है अल्बरस, वो आपको कॉक्सस माउंटेन के पास ही मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं आइलैंड्स ऑफ द यूरोप। यूरोप में आपको कुछ आइलैंड्स भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कुछ आइलैंड्स है। अब हम लोग क्या सुनते हैं कि हम लोग सुनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, कुछ टर्म सुनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश आइल्स, ऐसी चीजें। अब बेसिकली है क्या? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो मैप में दिख रहा है आपको, वेल्स दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है, और स्कॉटलैंड दिख रहा है। ये जो तीन कंट्रीज, अगर हम इन्हें कलेक्टिवली देखें तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को बना के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जो है वो तीन कंट्रीज को मिला के बना हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। फिर हम एक टर्म सुनते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो अगर इन तीनों के साथ आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर दो तो ये बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये बनेगा यूके, इसे यूके कहते हैं। अगर लाइंस को ऑब्जर्व करना है तो ये वाली जो डार्क ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसे यूके कहते हैं। अगर मैं इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर दूं तब ये पूरा इलाका जो है इसे ये कहलाएगा ब्रिटिश आइल्स। तो आइल्स बेसिकली आइलैंड्स को ही कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये बनेगा, इसे हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। इसमें अगर मैं नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर देता हूँ तो बन जाएगा यूके। ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की डिफरेंट कंट्री है, अगर इसे भी इंक्लूड करते हो तो ये बनेगा ब्रिटिश आइल्स वाला इलाका। अब कुछ रिवर्स की बात करते हैं। यूरोप में काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, काफी रिवर यहाँ फ्लो करते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ी फेमस रिवर दिखेगी, राइन रिवर। राइन रिवर यहाँ पे जो कि जर्मनी में फ्लो करती है, यहाँ पे राइन रिवर है। यहाँ पे ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी में ही ड्रेन हो रही है। ये रहा मेडिटेरेनियन सी ड्रेन हो रही है, और कुछ रिवर ब्लैक सी में ड्रेन हो रही है। अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो कीव में बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है नाइपर रिवर, वहाँ की मेन रिवर है। अगर मैं रशिया की बात करता हूँ तो रशिया में इंपॉर्टेंट रिवर का नाम है वोल्गा रिवर। यहाँ पे डेनुबे रिवर भी है, यहाँ पे रोन रिवर भी है, थेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये थोड़ा सी चीजें रिवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। अब बात करते हैं स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज की। काफी न्यूज में रहता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज या बाल्टिक सी, ऐसी चीजें। अब हम बाल्टिक कंट्रीज की बात होती है। बाल्टिक बेसिकली बाल्टिक सी है, तो इस सी के पास जो भी कंट्रीज होंगी उसे बाल्टिक सी कंट्रीज कहा गया। अब बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हम किस कंट्रीज को कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इन कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। अब मैं नॉर्डिक कंट्रीज की बात करता हूँ तो नॉर्डिक कंट्रीज हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, और साथ में कुछ और टेरिटरीज जैसे फरोर आइलैंड्स और अलंड आइलैंड्स को भी अगर हम कंक्लूड करें तो इन्हें कहा जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज। यूरोप में जो भी कंट्रीज हैं मैंने उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, सबसे छोटी कंट्री यूरोप की एज वेल एज दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, तो वेटिकन सिटी रहेगी। वेटिकन सिटी इटली में रहेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी चर्च है, और हमारे जो पोप हैं वो भी यहीं पे वेटिकन सिटी में ही आपको मिलेगी। ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के लिए फेमस जगह है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया और जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया की, यहाँ पे आपको मेनली जो मेनलैंड कंट्रीज हैं वो तीन कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। ये तो मेन तीन कंट्रीज हैं जो मेन लैंड मास है जो। बाकी आपको यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो बेसिकली आइलैंड्स हैं। दैट्स द रीजन इसे ओशनिया कहते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशनिया कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ पे मेनलैंड हमें तीन कंट्रीज मिलेंगी जो मैं नाम बता चुका हूँ, एक ऑस्ट्रेलिया, एक पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। बाकी जो आइलैंड कंट्री है उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, या तीन पार्ट्स में हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है। एक को कहते हैं मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आइलैंड्स दिख रहे हैं वो माइक्रोनेशिया के पार्ट है। यहाँ पे जैसे कुछ एरिया जैसे सोलोमन आइलैंड्स हो गया, फिजी हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गई, ये मेलानेशिया में आते हैं।
अगर हवाई आइलैंड का नाम सुना होगा आपने, और यहाँ पे देखिए जैसे ईस्टर आइलैंड्स हैं, समोआ है, ये पॉलिनेशिया में आते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर के हिसाब से, तो ये सोलोमन आइलैंड जो है, ये काफ़ी न्यूज़ में था। सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। उसके बाद ये जो ये वाला इलाका है, ये पपुआ न्यू गिनी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने रिसेंटली इन इस प्लेस को विजिट किया था, पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा एरिया है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है, वो ईस्टर्न साइड पे, ईस्ट साइड पे ही यहाँ पे रहती है, कोस्टल एरियाज में रहता है। क्योंकि बाकी ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल वाला पोर्शन है वो तो डेजर्ट है। या फिर आपको यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा जो लोग मिलेंगे वो कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, या फिर इस तरफ मिलेंगे वेस्टर्न पोर्शन में, ये वाले एरिया में मिलेंगे। बीच में लोग तो रहते होंगे, बट ज़्यादा डेवलप वहाँ पे आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगी, ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट वाला इलाका है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में लाइक करता है। ये रहा इंडियन ओशन, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशन, तो उसके बीच में ये लाइक करता है। अब बात करते हैं हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट की। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंट कोसोसिको। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे लेक आयर मिलेगी। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी डेजर्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी मिलेगा, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट भी है, यहाँ पे लिटिल सैंडी डेजर्ट भी है। तो ये सारे डेजर्ट जो हैं ये आपको ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल वाले पोर्शन में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे फेमस एरिया, जब सबसे फेमस प्लेस, वो है द ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ आप देखोगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन वाले जो एरिया है, वहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से थोड़ी दूर, वहां पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली एक पहाड़ ही होता है, पर ये जो पहाड़ है ये एक जानवर ने बनाया है। तो उस जानवर का नाम होता है कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप ने बनाया हुआ है। ये अपने आप में नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचर के एक जानवर जिसका नाम है कोरल पॉलिप, उसने ये ग्रेट बैरियर रीफ बनाया। काफी लंबा एक पहाड़ आपको समुद्र में दिखेगा। इसे इसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। काफी फेमस जगह है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस इलाका ग्रेट बैरियर रीफ का रहेगा। ये भी आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली। ये मैं बता ही चुका हूँ, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो ये कुछ आइलैंड्स के बारे में थोड़ा देख लेना कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे लोकेट है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। हमें कौन कौन सी रिवर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में बारिश बड़ी कम होती है, काफी ड्राइएस्ट, अब ले लो हॉट ड्राई वेदर रहता है यहाँ का। तो यहाँ पे आपको दो ही मेन रिवर्स मिलेंगी, एक का नाम है मुर्रे और दूसरा नाम है डार्लिंग रिवर। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के ग्रासलैंड्स दिखेंगे। ये जो घास के मैदान हैं आपको कुछ इस तरह दिखेंगे, और इन घास के मैदान हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हैं। तो इन घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, और इन्हीं घास के मैदान को अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में कैंटाबरी ग्रासलैंड्स कहा गया है। ये ग्रासलैंड्स की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ तो वहाँ पे एनिमल रीडिंग होती है। यहाँ पे लोग जानवर का पालन पोषण करते हैं, पालना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बस न्यूट्रिशियस घास है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और नियर बाय माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज और कौन कौन से आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट मैंने आपके सामने अटैच कर दी है। तो ये इसी साथ हमने अपने 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी अभी के लिए तो यही वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।